दोस्तों आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वो गेट के ऊपर से कूद गया। कुत्ता अजनबी पर झपट पड़ा, कैसे बोलोगे? मैं बॉल को जमीन पे मार मार के खेल रहा हूं। तुम ठंड के मारे सिमटे हुए थे बिल्कुल। पेड़ों के बीच में से धूप आ रही है। तो दोस्तों इन बातों को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे और इसी तरह की और बहुत सारी बातों को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस आप कर सकते हैं, इस वीडियो से सीखेंगे। मैं 5th पार्ट लेकर आ गया हूं, मूवमेंट्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स इन इंग्लिश का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुनील और वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो देखो, वो गेट के ऊपर से कूद गया। इंग्लिश में इसको बोलो, ही वॉल्टेड ओवर द गेट। ही वॉल्टेड ओवर द गेट। वॉल्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज का सहारा लेते हो, व्हेन यू टेक सपोर्ट ऑफ समथिंग, व्हेन यू यूज समथिंग एज अ सपोर्ट एंड यू जंप। सो ही वॉल्टेड ओवर द गेट। यू कैन ऑल्सो से ही जंप्ड ओवर द गेट। जंप इज अ न्यूट्रल वर्ड। It doesn't matter how you jump, you just jump. He jumped over the gate. वो गेट के ऊपर से कूद गया। He leapt over the gate. He leapt over the gate. तो जो लीप वर्ड है ना, लीप की सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट। लीप का मतलब होता है एक लंबी छलांग। तो जब आप इसका यूज करोगे तो ये इस चीज को इंप्लाई कर रहा है कि वो जो उसने जंप मारा था वो बहुत लंबा था। इट वॉज अ लॉन्ग जंप। He leapt over the gate. खाने के ऊपर से मत जाओ। खाना रखा हुआ है, उसके ऊपर से कोई जा रहा है, मतलब बेड पे जैसे हम खाना खा रहे हैं बैठ के, तो उसके ऊपर से कोई एकदम जाने लगता है। होता है कभी ऐसा? डोंट स्टेप ओवर द फूड। डोंट स्टेप ओवर द फूड। तो स्टेप करना मतलब कदम रखना। तो ऐसे खाना रखा हुआ है, उसके ऊपर से स्टेप करके इस तरह मत जाओ। या डोंट वॉक ओवर द फूड। उसके ऊपर से चल के मत जाओ। डोंट वॉक ओवर द फूड। तो जो छोटी छोटी मूवमेंट्स होती है ये लोगों को कंफ्यूज कर देती है कि इन बातों को भाई इंग्लिश में क्या बोले, खाने के ऊपर से मत जाओ। तो ऐसे जब आप मूवमेंट को शो कर रहे होते हैं ना, तो उसमें प्रेपोजिशन यूज होती है ओवर। ओवर, वॉक ओवर, रन ओवर, ठीक है, ओवर। डोंट स्टेप ओवर द फूड, डोंट वॉक ओवर द फूड। मैं डर के उठ गया। तो मैं सो रहा था, एकदम मैं डर के उठा ऐसे। मैं डर के उठ गया। इंग्लिश में बोलो, आई स्टार्टल्ड अवेक। व्हेन यू स्टार्टल समवन, यू स्केयर हिम सडनली। यू स्केयर हिम। दिस पर्सन was calm, relaxed, and you just suddenly sneak up behind him and you scare him, you startle him. I startled awake. यहाँ मतलब है मैं खुद ही डर गया, मैं उठा, और जब मैं उठा मैं कैसा था? मैं startled था। I woke up startled. जब मैं उठा उस वक्त मैं कैसी स्टेट में था? मैं startled था। I woke up startled. कुत्ता अजनबी पर झपट पड़ा। तो कुत्ते तो ऐसे ही करते हैं, कोई भी स्ट्रेंजर दिखता है उस पर वो झपट पड़ते हैं ऐसे अटैक करने के लिए। तो इंग्लिश में बोलो, the dog lunged at the stranger. The dog lunged at the stranger. तो कोई एकदम फॉरवर्ड ऐसे मूव करता है, जंप करता है अटैक करने के लिए, तो आप वर्ड यूज करो लंज। The dog lunged at the stranger. आप बोल सकते हैं the dog pounced on the stranger. यूजुअली हम एनिमल्स के लिए इस वर्ब का यूज करते हैं। When an animal pounces, it suddenly jumps forward in order to attack. So the dog pounced on the stranger. The dog sprang at the stranger. Dog ने stranger की तरफ sprang. स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म है ये, स्प्रैंग। जब आप ऐसे बोलोगे ना, द डॉग स्प्रैंग एट द स्ट्रेंजर, तो यहाँ पर एक स्विफ्ट मूवमेंट की बात हो रही है, एक फास्ट मूवमेंट की बात हो रही है। वो एकदम रन करके आया और एकदम स्ट्रेंजर की तरफ वो झपटा। सो द डॉग स्प्रैंग एट द स्ट्रेंजर। द डॉग चार्ज्ड एट द स्ट्रेंजर। तो आप चार्ज का यूज कर सकते हैं जब कोई भाग के अटैक करने आता है। द डॉग चार्ज्ड एट द स्ट्रेंजर। हमारे मोहल्ले में एक चोर घूम रहा था। इंग्लिश में बोलो, अ थीफ वाज ऑन द प्राउल इन आवर नेबरहुड। तो जो प्राउल आप देख रहे हो ना, इसको आप एज अ वर्ब और एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं। व्हेन अ पर्सन प्राउल्स, ही मूव्स अराउंड एन एरिया केयरफुली एंड क्वाइटली। मे बी ही वांट्स टू डू समथिंग बैड, ही वांट्स टू कमिट अ क्राइम, ही इंटेंड्स टू कमिट अ क्राइम। सो अ थीफ वाज ऑन द प्राउल इन आवर नेबरहुड। यू कैन सिंपली से अ थीफ वाज वॉन्डरिंग अराउंड इन आवर नेबरहुड। सैनिक उस इलाके में घूम रहे थे। पुलिस वाले, सोल्जर्स जब घूमते हैं तो उसको पेट्रोल करना कहते हैं। द सोल्जर्स प्राउल्ड थ्रू द टेरिटरी। वो टेरिटरी में प्राउल थ्रू कर रहे थे, या फिर दे वर पेट्रोलिंग द एरिया। वो उस एरिया को पेट्रोल कर रहे थे। ये वो पेट्रोल नहीं है जो आप गाड़ी में डालते हो, वो पेट्रोल अलग है। ये पेट्रोल का मतलब है व्हेन अ पुलिस ऑफिसर और अ सोल्जर मूव्स अराउंड एन एरिया एंड ही कीप्स चेकिंग द प्लेस, ही कीप्स एग्जामिनिंग द प्लेस, मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड नथिंग इज wrong, nothing wrong is happening, nobody is committing any crime and the area is safe. So the soldiers patrol an area. By the way, अगर आप ये सीखना चाहते हो
कि गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है उससे रिलेटेड इंग्लिश में बातें कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देखना, आप सीख जाओगे। उसमें मैंने बहुत सारा बताया था कि जब पेट्रोल स्टेशन पे हम जाते हैं, गैस स्टेशन पे जाते हैं, तो क्या क्या होता है वहां पर, किस तरह की बातें होती हैं, उस वीडियो को देखना। मैं बॉल को जमीन पे मार मार के खेल रहा हूं, ऐसे आप भी खेले होगे। इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई एम ड्रिबलिंग द बॉल। जी हाँ फ्रेंड्स, दिस इज द वर्ड यू कैन यूज, आई एम ड्रिबलिंग द बॉल। So you bounce the ball against the ground again and again, and maybe you move along the ball. So I am dribbling the ball. I am bouncing the ball off the ground. So this is another way to say the same thing. I am bouncing the ball. So I leave the ball, I hit the ball against the ground and it bounces back up. So I am bouncing the ball off the ground. ये क्या है बताओ? ये एक कैप्सूल की पैकेजिंग है, आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या सिखाना चाहता हूँ पता है? आई टुक आउट अ कैप्सूल फ्रॉम द ब्लिस्टर पैक। जिस तरीके की ये पैकेजिंग है ना, इसमें एक एक पीस, एक एक डोज अपने खुद के कंपार्टमेंट में है, इसको हम ब्लिस्टर पैक बोलते हैं। ये इन कैप्सूल्स का ब्लिस्टर पैक है। इस तरह की पैकेजिंग इंश्योर करती है कि ये बिल्कुल हाइजीनिक चीज है, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पर, और बहुत कन्वीनियंटली कोई इसमें से डोजेस ले सकता है। सो आई टुक आउट अ कैप्सूल फ्रॉम द ब्लिस्टर पैक। कोई भी ऐसी चीज, जैसे आजकल के टाइम पे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इस तरह के बहुत सारे होते हैं जो इस तरीके की पैकेजिंग में आते हैं। इस तरह की पैकेजिंग को बोलते हैं ब्लिस्टर पैक। वो एक ब्लिस्टर पैक होता है। अच्छा ये बताओ, मेरे हैंड्स की पोजीशन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये वाली जो पोजीशन है ना, इसको क्या बोलेंगे? आई क्लैस्प माई हैंड्स टू माई फेस। आई क्लैस्प माई हैंड्स टू माई फेस। तो आई कुड बी हैप्पी, आई कुड बी शॉक्ड। तो कोई भी वो इमोशन है, मैंने अपने हैंड्स को इस तरह से क्लैस्प किया हुआ है अपने मुंह पर ऐसे, इसको कहेंगे आई क्लैस्प माई हैंड्स टू माई फेस। तुम ठंड के मारे सिमटे हुए थे, तो इस तरह कोई सिमटा होता है ठंड के मारे। When someone feels really cold, he bends his knees and brings them close to his chest, and that's how he lies. That's how he keeps himself. So you were huddled up. इसको आप इंग्लिश में बोलो, you were huddled up or you were curled up. You were curled up because of the cold. Cold की वजह से you were curled up or you were huddled up. Huddled up को हम ऐसे यूज करते हैं जब दो चार लोग हैं आपस में बहुत नजदीक बैठे हैं, for warmth और for protection, to feel safe, तो आप उसमें huddle up यूज कर सकते हैं. And you were curled up because of the cold. मैंने तुम्हें कंबल उड़ाया फिर जब आपको ठंड लग रही थी। इस उड़ाने को लेकर ना मैं 4-5 साल पहले बहुत कंफ्यूज रहता था कि उड़ाने के लिए भी कोई इंग्लिश का वर्ड होता है क्या? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, समझो। आई रैप्ड यू इन अ ब्लैंकेट, आई ड्रेप्ड अ ब्लैंकेट ओवर यू, आई कवर्ड यू विद अ ब्लैंकेट, और आई पुट अ ब्लैंकेट ओवर यू। दिस इज द सिंपलेस्ट वन. I put a blanket over you, so I picked up a blanket and I put it over you. Okay, or I covered you with a blanket. Cover is a neutral word. You cover someone. Or I put a blanket over you. It's the simplest one. I draped a blanket over you. It implies a light movement. So I just pick up a blanket and I lightly put it over you. So I drape a blanket over you. I wrapped you in a blanket. मैंने आपको wrap कर दिया. When I use the word wrap, this word implies a complete closure of your body in the blanket. You know, I wrapped you in a blanket. पेड़ों के बीच में से धूप आ रही है, इसको आप कैसे बताओगे? पेड़ हैं, पत्तियां हैं, उनके बीच बीच में से थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, तो बोलो sunlight is filtering through the trees. तो फिल्टर कर रही है वो पेड़ों के बीच में से. It's filtering through the trees or it's streaming through the trees. It's shining through the trees. So you can use any of these words: filtering, streaming or shining. Sunlight is filtering or shining or streaming through the trees. उस पत्थर की धारें नुकीली थी. इंग्लिश होगी The rock had jagged, sharp or pointed edges. जो उसके edges थे वो कैसे थे? Edges मतलब उसके किनारे, वो कैसे थे? Sharp. नुकीले थे, वो jagged थे, sharp थे, pointed थे. रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था. The trail was covered in jagged stones. ट्रेल पता है किसे कहते हैं? ऐसे कोई रफ सा जो रास्ता होता है ना, प्रॉपर सॉलिड मेटल रोड नहीं, ऐसा ही रास्ता है, ऐसा कच्चा रास्ता है, उसको हम ट्रेल बोल सकते हैं. या फॉरेस्ट के बीच में, वुड्स के बीच में ऐसे ही लोग एक रास्ते से चलते थे, तो चलते चलते जमीन पर एक रास्ता बन जाता है.
ऐसे रास्ते को आप इंग्लिश में ट्रेल बोल सकते हैं। सो द ट्रेल वॉज कवर्ड इन जैगेड स्टोन्स। सावधान रहो, कांच नुकीला है। बी केयरफुल, द ग्लास इज जैगेड। द ग्लास इज जैगेड, जैगेड याद रखो। तो देखा दोस्तों किस तरीके से एक एक बारीकी को हम ऑब्जर्व करके उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं। अगर इसी तरह आप इंग्लिश को इंप्रूव करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। चलते हैं, टेक केयर एंड बाय।